पढ़ रहे थे क्लास 12 का मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, और उसके बारे में हमने रक्त का संगठन और रक्त के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कर ली थी। RH फैक्टर और AB वो जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त वाहिनियों के बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है। और इससे पहले हम पढ़ लेते हैं रक्त के स्पंदन के बारे में। जब भी कभी हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है, रुधिर बहना शुरू हो जाता है, और कुछ समय में यानी कि लगभग 3 से 10 मिनट के अंदर जो है वो रक्त जो बह रहा है वो बहना बंद हो जाता है। यह जो रक्त के बहना बंद होने की जो क्रिया है इसी को ही हम कहते हैं रक्त का स्कंदन। तो रक्त का जो स्कंदन है वो किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से जो एंजाइम्स है वो यूज आते हैं, उसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कभी चोट लगती है तो वहां से रक्त बहना शुरू होता है, कुछ समय बाद क्या होगा वो बंद हो जाता है, और ये जो क्रिया है इसी को ही हम कहते हैं रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। इस क्रिया के अंदर देखो होता क्या है, इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। एक तो हमारा जो रुधिर वाहिनियां हैं उनके अंदर हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हेपेरिन जो है वो एक प्रकार का प्रतिस्कंदक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रक्त वाहिनियां हैं उनके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। तो ये हेपेरिन जो है ये रक्त का थक्का बनने से रोकने का काम करता है जब रुधिर वाहिनियों में बह रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। अब होता क्या है कि जैसे ही चोट लगती है तो रुधिर वाहिनियां जो है वहां से थोड़ा बहुत उनमें कुछ घाव बन जाता है, ठीक है, और रुधिर बहना जो शुरू होता है। तो क्या होगा इस क्रिया के अंदर कि पहले सबसे पहले क्या होगा, इसमें कुछ चरण होते हैं, क्या क्या क्रिया हो रही है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमें चोट लगती है तो ऊतक जो होंगे उनसे एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ जो है उसका प्रोटीन है ये प्रकार की, इसका स्रावन शुरू हो जाता है। जैसे ही चोट लगती है तो हवा के संपर्क में आता है ना हमारा रक्त, है ना। तो जैसे ही वो हवा के संपर्क में या वातावरण के संपर्क में आता है वैसे ही जो रुधिर वाहिनियां है, जो ऊतक है, उनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ का स्रावन हो जाता है। ये प्रोटीन है, इसके स्रावन की वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन 8 और 10 ये स्कंदन के लिए जो कारक हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही वायु के संपर्क में आए वैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसका स्रावन शुरू हुआ और ये सक्रिय कर देगा थ्रोम्बोप्लास्टिन 8 और थ्रोम्बोप्लास्टिन 10 को, जो कि एक स्कंदन को सक्रिय करने वाले कारक है। अब क्या होता है कि इसकी वजह से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसकी वजह से जो निष्क्रिय थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो निष्क्रिय होता है, वो सक्रिय होकर थ्रोम्बिन में बदल जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो थ्रोम्बिन में बदलेगा उसके बाद में साथ में जो है कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, इसकी वजह से ये बदलता है। यानी कि ये जो बदलने की क्रिया है, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में जो बदल रहा है उसमें सहयोग कौन कर रहा है, एक तो कैल्शियम आयन और एक प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। इन दोनों एंजाइम और इस कैल्शियम की उपस्थिति में क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। ये क्रिया हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में बदलता है। ये क्रिया है। क्या होता है कि हमने जो देखा कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल रहा है, तो थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन है उसको ये फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन जो है वो पॉलीमर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, फिर पहले तो वो घुलनशील है, उसके बाद में वो अघुलनशील जो है तंतुमय रेशों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, और एक जाल जैसी संरचना बना लेता है। अब ये जो जाल जैसी संरचना है, क्योंकि जाल है तो इससे जब रुधिर वाहिनियां बहेंगी, रुधिर जब बहेगा तो क्या होगा, जो रक्त कोशिकाएं हैं वो इसमें उलझ जाएंगी और वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इस प्रकार से रक्त का थक्का जो है वो बन जाता है। तो ये क्रिया यहाँ होती है। देखो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। होता क्या है, देखो जैसे ही चोट लगी, चोट लगते ही ऊतकों की क्षति होती है तो रक्त बहना शुरू हो जाता है। रक्त जैसे ही बहना शुरू होता है, वायु के संपर्क में जैसे ही रक्त आता है, रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स हैं वो टूटने लगती है, और उन प्लेटलेट्स के टूटने से उनके अंदर से स्रावित होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोटीन है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही रक्त में होगा तो क्या होगा,
ये स्कंदन कारक 8 और 10 को एक्टिवेट कर देगा और साथ में कैल्शियम भी इस पे क्रिया करेगा। और ये क्या करेंगे, ये प्रोथॉम्ब्रिन जो है निष्क्रिय एक है पदार्थ, उसको ये सक्रिय थॉम्ब्रिन में बदल देंगे। और जो थॉम्ब्रिन है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो कि एक घुलनशील प्रोटीन है उसको ये फाइब्रिन एकलक में बदलेगा। और कैल्शियम की उपस्थिति में ये जो फाइब्रिन एकलक है ये फाइब्रिन बहुलक में बदल जाएंगे और इस तरह से जालनुमा संरचना यहाँ पे बन जाएगी। अब इस तंतु जाल में और रुधिर कोशिकाएं ये आपस में मिलके जो है एक थक्के जैसी संरचना बनाती हैं। इसी को हम कहते हैं रुधिर का स्कंदन या रुधिर का थक्का बनना। तो इस प्रकार से यह क्रिया होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही चोट लगती है तो वैसे ही क्या होता है, जो रक्त में प्लेटलेट्स उपस्थित हैं वो टूट जाती हैं। उनके टूटने से उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथॉम्ब्रिन को सक्रिय कर देता है और स्कंदन कारक 8 और 10 को सक्रिय कर देता है। इसकी वजह से प्रोथॉम्ब्रिन जो है वो थॉम्ब्रिन में बदल जाता है। थॉम्ब्रिन जो है वो फाइब्रिनोजन के ऊपर वर्क करता है और उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन जो है वो पहले एकलक है, घुलनशील अवस्था में है, वह फिर अघुलनशील फाइब्रिनोजन बहुलक में जालनुमा संरचना बना लेता है और उसमें रक्त जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो उसमें फंस जाती हैं और फंस के उलझ जाती हैं। तो उसकी वजह से थक्के जैसी संरचना बनती है। तो इस प्रकार से जो है रुधिर का थक्के बनने की क्रिया होती है। अब मैं इसे मिटा देती हूँ। तो हमने जो है पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं रुधिर वाहिनियों की। थक्का बनने के बारे में पढ़ चुके हैं हम। रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं। रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है, देखो वो नलिकाकार संरचनाएं जिनमें कि रुधिर प्रवाहित होता रहता है। तो वो जो संरचनाएं हैं, जो बंद वाहिकाएं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं वो हमारे अंदर बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है धमनियाँ, एक होती है केशिकाएं और होती है शिराएं। ठीक है। तो जो धमनियाँ हैं वो कैसी वाहिनियाँ हैं, ऐसी वाहिनियाँ जो कि हार्ट टू ऑर्गन यानी कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, हृदय से दूर लेके जा रही है, उनको हम धमनियाँ कहते हैं। ठीक है। धमनियाँ जो भी होती हैं उनमें बेसिकली शुद्ध रक्त बहता है और केवल जो फुफ्फुस धमनी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। जितनी भी धमनियाँ हैं वो क्या होता है, हार्ट टू ऑर्गन जाती है ना, तो हृदय से लेकर रक्त को लेके जा रही है अन्य अंगों तक, तो अंगों तक लेके जा रही है। तो कैसा रुधिर लेके जाएंगी, साफ रुधिर होगा, ऑक्सीजनित रुधिर होगा। ठीक है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होगी वो कहाँ से, क्योंकि देखो ये हार्ट टू ऑर्गन है तो क्या होगा, हार्ट से फुफ्फुस तक लेके जाएगी जब, तो वो कैसा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर होगा, जो कि कहाँ जाएगा, फुफ्फुस पे जाएगा, फिर उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, फिर वो ऑक्सीजनित हो जाएगा यानी कि शुद्ध रुधिर हो जाएगा। ठीक है। तो जो फुफ्फुसीय धमनी होती है केवल उसमें अशुद्ध रक्त होता है, बाकी जितनी भी धमनियां होती हैं उन सभी में शुद्ध रक्त बहता है। और इनकी क्या विशेषता होती है कि इनका जो मध्य कंचुक, देखो हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि जो है इनके 3 भाग होते हैं। ठीक है। 3 ऊतकों से या 3 स्तरीय ऊतक से बने हुए होते हैं। तो इसमें जो मध्य वाला स्तर है वो कैसा होता है, इनका धमनियों का मोटा होता है और इनका व्यास जो है वो सिराओं के बजाय कम होता है, यानी कि जो डायामीटर, जो व्यास होगा ऐसे, वो इनका कम होता है, कम चौड़ी होती है। ठीक है। और प्रवाह जो है वो तेज होता है। जब तेज प्रवाह से बह रहा है रुधिर इनमें तो यहाँ पर रुधिर का दाब भी अधिक होगा और साथ ही साथ इनमें कोई कपाट नहीं पाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो महाधमनी है उसमें और फुफ्फुस कोश के ऊपर ही केवल अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, बाकी किसी धमनी में कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद जो धमनियां हैं वो धीरे धीरे जो है आगे जाके जब और पतली होती हैं तो वो धमनिकाएं बनाती हैं और धमनिकाएं जो है वो फिर केशिका से जुड़ती हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये धमनी के बारे में है। उसके बाद बात करते हैं केशिकाएं। केशिकाएं जो होती हैं वो धमनी और शिरा दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। यह ऊतकों में किसी पदार्थ के विनिमय में सहायक होती है। ठीक है। तो ये बहुत ही पतली होती है, इनका स्तर बहुत पतला होता है, इनका व्यास जो है वो भी बहुत कम 4 से 10 माइक्रोमीटर होता है और लंबाई जो है वो इनकी 0.3 mm तक होती है। बहुत ही पतली भित्ति वाली होती है ये। इसके द्वारा क्या होगा, किसी भी पदार्थ के विनिमय में ये मदद करती है, जैसे ऑक्सीजन के विनिमय में। ठीक है। तो इस तरह से किसी पदार्थ के विनिमय में ये सहायक होती है।
सिराएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऐसी वाहिनियां जो हार्ट ऑर्गन से हार्ट तक रुधिर को ला रही है। किसी भी ऑर्गन से हार्ट तक जब रुधिर को पहुंचाया जा रहा है तो वो जो वाहिनी होगी वो कौन सी होगी? सिराएं होंगी। ठीक है, सिराएं जो होती हैं उनमें सामान्यतया अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि देखो हमारा जो हार्ट है वहां तक जब किसी ऑर्गन से रक्त लाया जा रहा है तो वो अशुद्ध रक्त होता है। इसे शुद्ध करके फिर हार्ट जो है पंप करता है बॉडी के हर ऑर्गन तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो, क्योंकि ये रुधिर को हार्ट तक ला रही है, हृदय तक ला रही है, तो इसलिए इनमें कैसा होगा? इनके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त होगा। सिर्फ जो फुफ्फुसीय शिरा है, क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा में क्या होगा? फिर फुफ्फुस से ऑक्सीजन मिक्स होगा और फिर वो ब्लड जो है वो हार्ट तक आ रहा है, तो वो कैसा होगा? वो केवल शुद्ध होगा। तो जो फुफ्फुसीय शिरा होती है केवल और केवल उसमें शुद्ध रक्त होता है, बाकी सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद इनका जो मध्य कंचुक वाला भाग होता है वो बहुत ही पतला होता है, ये बहुत कम लचीली होती हैं। इनका व्यास जो होता है वो धमनी से थोड़ा अधिक होता है। इसके अलावा इनमें जगह जगह पर कपाट भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो कपाट है तो इस वजह से क्या हो जाएगा? कपाटों की वजह से रुधिर का दाब कम हो जाएगा, प्रवाह यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो धमनियों के बजाय इनमें रुधिर का दाब भी कम होता है, प्रवाह भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं। जो सिराएं हैं वो आगे जाके और अधिक पतली होके और सिरिकाएं बनाने का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति जो है ये होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, जो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं वो एक्चुअल में क्या है? नलिकाकार संरचनाएं हैं। इनमें रुधिर का प्रवाह होता रहता है। वो संरचनाएं जिनमें रुधिर बह रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं? वाहिनियां कहते हैं। वाहिनियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, केशिकाएं और सिराएं। जो धमनियां होती हैं वो वाहिनियां हैं जो हार्ट टू ऑर्गन जा रही है, यानी कि रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जा रही है। तो इनमें सामान्यतः शुद्ध रक्त होता है, केवल और केवल जो फुफ्फुसीय धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर रुधिर का दाब अधिक होता है, कोई कपाट इनमें नहीं पाए जाते। केवल जो महाधमनी है उसमें फुफ्फुस से जो कोष है उसमें सिर्फ अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, बाकी धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद जो केशिकाएं हैं वो बहुत पतली होती है, धमनी और सिराओं को दोनों को जोड़ने का काम करती हैं, किसी पदार्थ के विनिमय में सहायक होती है। इनकी भित्ति जो होती है वो बहुत ही पतली होती है। सिराएं जो होती है वो हृदय तक ला रही है ब्लड को, यानी कि ऑर्गन टू हार्ट होती हैं। तो उनमें जो है अशुद्ध रक्त होता है, सिर्फ जो फुफ्फुसीय शिरा है उसमें ही केवल शुद्ध रक्त होता है। इनका व्यास जो होता है वो अधिक होता है और यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। तो क्योंकि व्यास भी अधिक है और कपाट भी है तो रुधिर का प्रवाह और रुधिर का दाब इनमें कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसका क्या वहां पर चक्र रहता है। तो ब्लड जो है, रक्त जो है वो पहले हृदय में होता है, हृदय से पहले धमनी में आता है और धमनी से धमनिकाओं तक पहुंचता है, धमनिकाओं से केशिका तक पहुंचता है, फिर केशिका से वह सिरिकाओं तक पहुंचता है और सिरिका से सिराओं में पहुंचता है और सिराओं से पुनः उसको हृदय में लाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रक्त जो है वह प्रवाहित तो होता रहता है। उसके बाद देखिए धमनी और सिरा जो है उसकी जो भित्ति होती है उन जो 3 स्तरीय उत्तक से बनी हुई होती है। वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? देखो, बाह्य कंचुक या ट्यूनिका एक्सटर्ना, मध्य कंचुक या ट्यूनिका मीडिया और अंतः कंचुक या ट्यूनिका इंटीमा। तो इसमें जो सबसे बाह्य वाला स्तर है वो जिसे हम बाह्य कंचुक कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, वह क्या है? संयोजी उत्तक से बना होता है और इसमें जो है अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु होते हैं। देखो संयोजी तंतु जो होता है, संयोजी उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं? जो किसी भी 2 उत्तक को जोड़ने का काम कर रहे हैं उनको संयोजी उत्तक कहते हैं। तो ये बाह्य वाला स्तर है तो संयोजी उत्तक से बना हुआ होता है, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु इसमें पाए जाते हैं। फिर जो अंदर वाला जो भाग है मध्य वाला, वह कैसा होता है? मध्य वाला जो भाग होता है वह अरेखित होता है, अरेखित पेशियों से बना हुआ होता है और इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं। इसके बाद सबसे अंदर वाला भाग जो होता है वह सल्की उपकला का बना हुआ होता है और यह
कांच की तरह बिल्कुल चिकना और पारदर्शी भाग होता है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं, हमने ये जो है वाहिनियों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हृदय है उसकी बाह्य संरचना की बात करते हैं, कहाँ उपस्थित होता है, कैसा होता है। जो हमारा जो हार्ट है वो एक पेशी अंग होता है, ठीक है, जो कि मेसोडर्म से बना होता है। जब भ्रूणीय अवस्था की, जब भी हम किसी भी अंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो भ्रूणीय अवस्था के कौन से स्तर से बना हुआ होता है। तो जो हमारा हार्ट है वो मेसोडर्म से बना हुआ स्तर है, ठीक है, मेसोडर्म के स्तर से ये बनता है। उसके बाद में मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि हमारी मुट्ठी जितनी है उतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, ठीक है। और इसकी स्थिति कहाँ होता है, ये वक्ष गुहा के अंदर थोड़ा सा बाईं ओर होता है। जो हमारे दोनों फेफड़े हैं उन दोनों फेफड़ों के बीच वाले भाग में थोड़ा सा बाईं ओर होता है ये, ठीक है। और इसमें देखो अग्र जो इसका भाग है उस पे तो क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है, पीछे वाले में ग्रसिका, ठीक है, और जो नीचे वाला भाग है उसकी तरफ होता है तनुपट यानी कि डायफ्राम। तो इन तीनों से ये घिरा हुआ रहता है, इस तरफ ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ठीक है। जो हार्ट के ऊपर हृदय आवरण पाया जाता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है। और इसकी जो गुहा होती है इसके बीच में द्रव भरा रहता है, यानी कि दो झिल्ली हुई ना, तो दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप बन रहा है वो जो गैप है वहां पर होता है द्रव। इस द्रव को कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड या परिहृदय द्रव, ठीक है। तो यह द्रव इसमें पाया जाता है, ये द्रव भरा रहता है। इस द्रव का कार्य क्या है, क्योंकि देखो हमारा जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे लाइफ टाइम, जब से हमने लाइफ स्टार्ट की तब से लेकर पूरी लाइफ एंडिंग तक वो है जो रेगुलरली उसके अंदर संकुचन और संकुचन होता जा रहा है, ठीक है। तो ये रेगुलर जो संकुचन हो रहा है उस संकुचन से घर्षण ना हो, उस घर्षण से बचाने के लिए ये जो द्रव है ये इसका कार्य होता है कि ये इस घर्षण को कम करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो तो ये घर्षण को कम करने का कार्य करता है। जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर जो आवरण है वो त्रिस्तरीय हो गया। तो जो सबसे बाहर का आवरण होता है उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। ये जो आवरण है ये तंतुमय होता है, ठीक है, तो ये तंतुमय संयोजक का बना होता है। दूसरा आवरण है ये होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ये मोटा स्तर होता है, पेशीय स्तर होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो स्तर है वो होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है वो लचीले ऊतक से बना हुआ अंतः स्तर है। तो इस तरह से जो है 3 स्तर से बना हुआ होता है। ये हमने हार्ट की बाहर की स्ट्रक्चर की बात की है। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम हार्ट की आंतरिक संरचना की और उसकी क्रिया विधि की बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आपको ये क्लास कैसे लगी, आपको समझ आया नहीं आया, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास को अगर आपको अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।